हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्टडी चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPPP री एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरुआत से लेकर पूरा अंत तक बिल्कुल ध्यान के साथ में देखना है आपको, फुल कंसंट्रेशन होकर देखिएगा। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ फिर से आपके सामने कुछ नए प्रश्नों के लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी बच्चे एसएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार टीचर के लिए जो बीपीएससी का अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, डेट भी आ चुकी है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और इसके पहले आप एक काम जरूर कर दीजिएगा कि जो भी भाई बहन आपके UPPP एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, यूपी SSC पैट एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिससे मैं आपका जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और पहला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर। चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे। चलिए तो देखिए, ख्याल जो गायकी है, कह रहा है कि इस शैली के जो बनारस घराने के संस्थापक थे, आपको बताना है कौन थे। ऑप्शन ए कह रहा है कि हुसैन खां थे, ऑप्शन बी वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी कह रहा है कि पंडित गोपाल मिश्रा, और डी ऑप्शन कह रहा है कि पंडित राम सहाय। चलिए देखिए, तो बनारस जो ख्याल गायन का जो था, ठीक है, जो बनारस घराना था, इसके संस्थापक पूछ रहा है कि कौन था, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंडित गोपाल मिश्रा के द्वारा, ठीक है, इस घराने की नींव रखी गई थी, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अब मैं बात करता हूँ कि देखिए, अभी तो हमने जो बात की है वो है ख्याल गायकी के लिए। जो ख्याल गायकी है वो क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत 6 प्रकार की शैली होती है, जिनमें से एक हमारा ख्याल गायन शैली भी है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, ये भी आप याद रखेगा। जो आपका पिछला देखिए, जो अभी एग्जाम हुआ है, जो आपका लीक पेपर हो गया था UPPP का, उसमें देखिए एसएससी से बहुत सारे प्रश्न उठाए गए थे, तो याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है, तो ध्यान से देखते चलिएगा और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताता हूं नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद में एक और यहां से महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, पूछ सकता है कि बनारस जो तबला घराना है, ठीक है, जो बनारस का जो तबला घराना है, इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो ये भी याद रखिएगा कि पंडित राम सहाय के द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो ऑप्शन देखिए जो डी है ना हमारा, पंडित राम सहाय, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि पंडित राम सहाय के द्वारा, ठीक है, पंडित राम सहाय के द्वारा बनारस तबला घराना, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तबला घराना क्या है, तबला घराना। ये हमने बात की है ख्याल गायन का जो शैली रही है, ठीक है, बनारस घराने की, उसके जो संस्थापक रहे हैं, उसकी जो नींव रखी गई है, जो विकसित किया गया है, किसके द्वारा, पंडित गोपाल मिश्र के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव आखिर होता क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव यदि आपसे पूछता है तो याद रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, समझिएगा, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, जब भी क्या होता है कि लोकसभा में किसी विपक्षी नेता को लगता है कि सरकार के पास में बहुमत नहीं है, और या फिर लगता है कि देखिए सदन में क्या है, सरकार विश्वास खो चुकी है, ठीक है, तो क्या होता है, विपक्षी पार्टी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, यही कहलाता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि देखिए, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के मध्य में कितना अंतर होना चाहिए, तो 6 मंथ का कितना होना चाहिए, 6 मंथ का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, इसके अलावा देखिए, यदि आपसे पूछता है कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो ये भी याद रख लीजिएगा 1963 में, अगस्त 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, किसके द्वारा, तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि आचार्य कृपलानी, कांग्रेस के एक नेता थे, याद रखिएगा, आचार्य कृपलानी के द्वारा, आचार्य कृपलानी के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ में, ठीक है, आप पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अंतर कितना होता है पहले अविश्वास प्रस्ताव के मध्य और दूसरे अप्रस्ताव के मध्य में, तो याद रखिएगा कितना होता है, 6 मंथ का होता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न है, कह रहा देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, कह रहा है कि श्यानता पर काम करता है, वॉयल के नियम पर करता है, गुरुत्वीय बल पर करता है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि पृष्ठीय तनाव पर करता है। देखिए, जो वॉल पेन होता है, देखिए जो पेन से आप लिखते हैं, 5 रुपए का वॉल पेन आपको मिल जाता है, तो जो भी पेन होता है उसमें आपने देखा होगा कि जो आगे आपकी जो निब होती है पेन की, जो पेन की, देखिए थोड़ा सा यहां पर चलिए, ये मान लीजिए पेन की निब है, बहुत बड़ी बना रहा हूं, कोई बात नहीं। तो इसमें देखा होगा आगे आपने एक बॉल टाइप की फंसी होती है, उसमें छोटा सा बिल्कुल सूक्ष्म एक बॉल फंसी होती है, और जो स्याही होती है, जो भी स्याही होती है, जो पेन होता है, पेन की जो
रिफिल होती है उसमें स्याही होती है, तो स्याही का जो पृष्ठीय तनाव पर निर्भर करता है कि पेन कैसे चलता है। तो देखिए बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखिएगा पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। आपने देखा होगा कि जब भी सर्दियों का टाइम आता है तो पृष्ठीय तनाव क्या होता है कि जो भी स्याही होती है उसका पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, वो पृष्ठीय तनाव बढ़ने के कारण क्या होता है, पेन आपने क्या है कभी कभी आपने हिला हिलाकर पेन चलाया होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो श्यानता उसकी बढ़ जाती है, पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है और उसके कारण से स्याही क्या है, जो आपका जो बॉल होता है पेन की निब की जो यहाँ पर बॉल होती है उस पर स्याही पूरी तरह से नहीं आ पाती है। ठीक है, तो जो पृष्ठीय तनाव होता है, सतही तनाव होता है, इसी के कारण बॉल पेन क्या है, किसके सिद्धांत पर काम करता है, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। ठीक है, तो पुर्तगालियों का मुख्यालय था, तो ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला जो मुख्यालय रहा है वो कौन था, कोचीन, जो केरल था। ठीक है, कहां पर रहा है, कोचीन केरल में रहा। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में पुर्तगालियों ने कहां पर बनाया था अपना मुख्यालय, गोवा में ट्रांसफर कर लिया था। तो ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता है कि पहला पुर्तगाली कौन था जिसने भारत की खोज की थी, तो आप समझते हैं कि वास्को डिगामा के द्वारा 1498 में, कब 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा देखिए भारत की खोज की गई थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। यदि आपसे पूछता है कि सबसे पहले कहां पर पहुंचा था वास्को डिगामा, तो याद रखिएगा कालीकट बंदरगाह, या फिर कोझिकोड के नाम से भी जानते हैं। कालीकट जो बंदरगाह है वहां पर वास्को डिगामा पहुंचा था। ठीक है, उसने भारत की खोज की थी 1458 में। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो देखिए पुर्तगाली की बात करते हैं कि देखिए भारत में पुर्तगालियों का पहला मुख्यालय याद रखिएगा कोचीन। और देखिए यदि कोचीन नहीं दिया गया है तो गोवा आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था। तो देखिए घोषताराम, ठीक है, एक व्यक्ति था जब क्या है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा यात्रा की जा रही थी, तो उनके लिए घोषताराम ने एक मठ बनवाया था उनकी यात्रा करने के लिए। तो याद रखिएगा कहां पर बनवाया था, कौशाम्बी में बनवाया था। कहां पर बनवाया था, कौशाम्बी में बनवाया था। पूछता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी आपको याद रख लेना है कि घोषताराम के द्वारा बौद्ध विहार बनवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन यहां पर सी के साथ में राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए तो उत्तर प्रदेश में जो पहला वन्य जीव विहार स्थापित किया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है कहां पर किया गया था। तो याद रखिएगा कहां पर किया गया था, चंद्रप्रभा में। डेट आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 1957 में। ठीक है, 1957 में जो चंद्रप्रभा है कहां पर, चंदौली में। ठीक है, चंद्रप्रभा जो वन्य जीव विहार है इसकी स्थापना 1957 में चंद्रप्रभा की कहां पर की गई थी, चंदौली में की गई थी। ये भी आपको याद रख लेना। पार्वती वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं, तो जो पार्वती वन्य जीव विहार है इसकी स्थापना गोंडा में की गई थी। कहां पर की गई थी, गोंडा में की गई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देखिए इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार है वो है हस्तिनापुर। कौन सा है भैया, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। कहां पर है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। यदि आपसे पूछता है कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो पटना वन्यजीव विहार है। कहां पर है, पटना वन्यजीव विहार है। और कहां पर है, याद रखिएगा नाम पटना वन्यजीव विहार। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो पटना वन्यजीव विहार है ये कहां पर है, एटा में है। कहां पर है, एटा जिले के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, एटा के अंतर्गत आता है। तो यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा है, सबसे छोटा है पटना है, और सबसे बड़ा यदि आपसे पूछता है तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। चलिए तो देखिए जो मैकमोहन रेखा है, सर मैकमोहन के द्वारा यह रेखा देखिए, ठीक है, दो देशों को अलग करने के उद्देश्य से इसको खींचा गया था। यह भी याद रखिएगा। कहां पर है, भारत और चीन के मध्य में जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। यदि आपसे पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा है। और सर रेड क्लिफ के द्वारा, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय पर इस रेखा को निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के मध्य में है। चलिए थोड़ा सा देखिए शेयर कर दीजिएगा आप इस वीडियो को। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। तो देखिए सन जो 2023 है वो किसका रहा है भैया, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसको घोषित किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसको 2023 को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। चलिए तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान सभा की तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी, 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी, याद रखिएगा 1946 की जो बैठक हुई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। यदि आपसे पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, लागू कब हुआ, तो याद रखिएगा जो
उद्देश्य प्रस्ताव है वो 22 जनवरी, कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को क्या है, पारित हुआ था। तो ये भी आपको याद रख लेना है। रखा कब था? तो याद रखिएगा तीसरी जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, और पारित कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को हुआ था। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संसद में शामिल है, कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा आते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। तो देखिए भारतीय जो संसद है, ठीक है, जो संसद है इसके अंतर्गत दो सदन आते हैं, एक तो राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, और राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है। तो भारतीय संसद का अंग किसको माना जाता है? राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा और लोकसभा को माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए जो राज्यसभा होता है इसको बोला जाता है उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा इसको। जबकि जो लोकसभा है इसको जनता का सदन, लोकप्रिय सदन और निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होते हैं? तो देखिए सबसे ज्यादा कह रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट कहां पर होते हैं, किस पेटी में होते हैं? तो याद रखिएगा परिप्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र होता है वहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिलते हैं, और इसी कारण से रिंग ऑफ फायर, इन जो परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ, इसको आपको नोट कर लेना है, रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अग्निबला या फिर रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो देखिए साबरमती, किस आश्रम से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। कहां तक की थी? दांडी तक की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रख लेना है। साबरमती से चलकर दांडी तक नमक कानून बनाकर, क्या करके? नमक कानून बनाकर इन्होंने क्या है अपनी यात्रा को समाप्त किया था। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता कि पवनार जो आश्रम था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह भी आपको याद रख लेना है, विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है, भावे के द्वारा जो पवनार आश्रम है इसकी स्थापना की गई थी। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, देखिए जो विनोबा भावे जी थे इनके द्वारा भूदान आंदोलन भी चलाया गया था। क्या चलाया गया था? पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहां पर है? ऑप्शन ए कह रहा है कि सासाराम में है, दिल्ली में है, कालिंजन में है, या फिर सोनार गांव में है। देखिए शेरशाह का मकबरा की यदि आपसे पूछता है कि कहां पर है, तो याद रखिएगा कहां पर है? सासाराम बिहार में है। कहां पर है? सासाराम बिहार में, ठीक है, बिहार के अंतर्गत आता है शेरशाह का मकबरा। यदि आपसे पूछता है कि अकबर का मकबरा कहां पर है, ठीक है, अकबर का मकबरा कहां पर है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि सिकंदरा, ठीक है, कहां पर है? सिकंदरा, उत्तर प्रदेश, आगरा के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा कहां पर है? सिकंदरा, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर है, ठीक है, आपसे पूछता है कि जहांगीर का मकबरा कहां पर है, तो आप नोट कर लीजिएगा, इन सभी को इंपॉर्टेंट है और एक ना एक प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है। देखिए यदि आपसे पूछता है कि जहांगीर का मकबरा यदि आपसे पूछता है तो याद रख लीजिएगा जहांगीर का मकबरा कहां पर है? लाहौर में है, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि हुमायूं का मकबरा, तो याद रखिएगा कहां पर है? दिल्ली में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई थी? ऑप्शन ए कह रहा है कि पंतनगर में, कानपुर में, अयोध्या में और झांसी में। देखिए प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? पंतनगर में। और किसके द्वारा की गई थी, तो यह भी आपको याद रख लेना है कि इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यदि आपसे पूछता है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, तो यह भी आप नोट कर लीजिएगा कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? अयोध्या में है। यदि आपसे पूछता है कि देखिए रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, तो झांसी में है। और यदि आपसे स्थापना वर्ष पूछता है तो यह भी आप नोट कर लीजिएगा 1914 में इसकी, सॉरी 2014 में इसकी स्थापना की गई थी झांसी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य, किसके लिए? मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है? कह रहा है कि कॉर्निया, आइरिस में बनता है, प्यूपिल में बनता है और रेटिना में बनता है। देखिए तो प्रतिबिंब में कहां पर बनता है? प्रतिबिंब बनता है भैया रेटिना में बनता है। यदि आपसे पूछता है कि देखिए कौन सा अंग होता है मनुष्य की आंख का जिसको क्या है दान करने में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा मनुष्य का कौन सा अंग दान किया जाता है? कॉर्निया किया जाता है। यदि आपसे पूछता है कि सर्वाधिक अपवर्तन, ठीक है, सर्वाधिक प्रकाश का अपवर्तन आंख के किस अंग से देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा किस आंख के अंग से देखने को मिलता है? कॉर्निया से सर्वाधिक प्रकाश का अपवर्तन होता है। यदि आपसे पूछता है कि कौन सा अंग है जिसका आंख का कौन सा ऐसा अंग है जिसमें से सर्वाधिक जिसका अपवर्तनांक होता है, तो याद रखिएगा जो लेंस होता है आंख का, जो लेंस होता है आंख का सर्वाधिक अपवर्तनांक इसका होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए तो देखिए 24 सितंबर की बात करते हैं, तो 24 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 24 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे, ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड
हेल्थ डे मनाते हैं। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और 30 जनवरी को बात करते हैं तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है शहीद दिवस, 30 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके अलावा ये भी आपको याद रख लेना है कि 23 मार्च को भी क्या है शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, तो 2 दिवस ऐसे हैं जहाँ जब क्या है शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, गोडसे ने ठीक है हमला कर दिया था। और जो आपका 23 मार्च है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तीनों को 23 मार्च को फांसी हुई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। तो 23 मार्च हो गया और 30 जनवरी को क्या है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा 16 सितंबर सही आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस का मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ प्रावधान है और कह रहा है कि स्रोत कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो जिनके स्रोत हैं, तो बताइएगा कौन सा मेल नहीं खाता है, नहीं याद रखेगा। चलिए देखिए ऑप्शन ए है, कह रहा है कि मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी सही है बिल्कुल, जो मौलिक अधिकार है ठीक है उपराष्ट्रपति का पद हो गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है तत्व है कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि केंद्र की अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो कहां से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से, गलत हो जाएगा। देखिए जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कहां से ली गई हैं, कनाडा से ली गई। कहां से ली गई, कनाडा से ली गई हैं। इसके अलावा कनाडा से देखिए जो संघीय व्यवस्था है कहां से ली गई है, वो कनाडा से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो देखिए प्रारूप की भाषा हो गई, ठीक है, कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। यदि आपसे पूछता है कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है, तो ये भी आपको याद रख लेना है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आपातकालीन शक्तियां कहां से, जर्मनी से ली गई हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए देखिए, चलिए तो जो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कहां से, कनाडा से ली गई हैं, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी पूर्वी तट पर कह रहा है कि स्थित लैगून झील कौन सी है। चलिए पूर्वी तट पर, चलिए कह रहा है कि देखिए पुलकट झील, चिल्का, कोलेरू हो गई और किली वैली। चलिए तो देखिए सबसे बड़ी भारत की, यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, यदि आपसे पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, यदि आपसे पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, पूछता है कि भारत के सबसे बड़ी ठीक है झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो वो है भैया चिल्का झील है, जो कहां पर है, उड़ीसा में है। कहां पर है, उड़ीसा में है, ये भी आपको नोट कर लेना। पुलकट झील की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो याद रखिएगा कहां पर है, पुलकट झील में है। जो आपका पुलकट झील है कहां पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। ठीक है, कोलेरू झील कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, पहले भारतीय वैज्ञानिक। तो देखिए सीवी रमन, कौन थे, सीवी रमन थे। और इनको क्या है, भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार था इनको दिया गया था, किसके लिए दिया गया था, रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। किसके लिए, रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है, भारत के लिए जो अर्थशास्त्र के लिए सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसको मिला था, अमर्त्य सेन को मिला था, 1998 में दिया गया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है। चलिए देखिए भारत का शेक्सपियर, चाणक्य की बात करते हैं तो भारतीय क्या बोलते हैं, भारतीय मैकियावेली, क्या बोलते हैं, भारतीय मैकियावेली के नाम से जानते हैं हम चाणक्य को। ठीक है, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है अर्थशास्त्र, क्या है, अर्थशास्त्र, इनकी एक राजनीतिक पुस्तक है, ये भी आपको याद रख लेना है। पीटी ऊषा को जानते हैं उड़न परी के नाम से जानते हैं, उड़न परी के नाम से जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व गुरु क्या बोलते हैं, विश्व गुरु की इनको संज्ञा दी गई थी। ठीक है, महाकवि कालिदास को बोला जाता है भारत का शेक्सपियर, कहा जाता है महाकवि कालिदास को। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है जो गुजरात का डांडिया, ठीक है, जो गुजरात का जो डांडिया नृत्य है कि जैसा है, जागर नृत्य, पाई साइना और कह रहा है कि घर कर ही। तो देखिए जो पाई डंडा नृत्य है वो किससे मेल खाता है, डांडिया नृत्य से मेल खाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, 15 जनवरी 1931 को, 23 मार्च 1931 को। बिल्कुल देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को क्या है, फांसी दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी कारण से देखिए 23 जो मार्च है शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है। तो देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रकट करता है क्या है, जली हुई ईंटें, जो ईंटें की इमारतें हैं यहाँ पर पाई गई थी, और यही क्या है सिंधु घाटी सभ्यता को बताता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस व्यक्ति को भारत का वर्डमैन कहा जाता है। भारत का वर्डमैन किसको कहा जाता है, तो सलीम अली को, प्रोफेसर सलीम अली को भारत का वर्डमैन राजेंद्र सिंह चलिए लेकिन रविंद्र कुमार सिन्हा की बात करते हैं, तो रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं रविंद्र कुमार सिन्हा को। कैलाश सांखला को बोला जाता है टाइगर मैन, ठीक है, टाइगर मैन के नाम से जानते हैं कैलाश सांखला को, ठीक है, याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछता कि जल पुरुष, क्या है जल पुरुष की संज्ञा किसको दी गई है, ठीक है, तो जल पुरुष की संज्ञा दी गई है राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर जाएगा हमारा। सलीम अली को कहा जाता है भारत का वर्डमैन ऑफ इंडिया। चलिए ये रहे आज के प्रश्न, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, सभी प्रश्न बढ़िया आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे हों, ठीक है, हेल्पफुल हों, तो एक लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। एसएससी, यूपी SSC, पीईटी के लिए, ठीक है, या फिर देखिए एमपी का किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, जीएस, जीके और जीएस जिस यहाँ पर पूछा जा रहा हो, तो बिल्कुल आप निश्चित रूप से अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।